गई अपनी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अघाती कर्मों की चर्चा बिल्कुल नहीं है, है। और घाती कर्म में दो प्रकार की प्रकृति है, सर्वघाती और देशघाती। अब घाती कर्म में चूंकि 4 प्रकार के कर्म थे, घाती कर्म में 2 प्रकार की है, सर्वघाती और देशघाती। अब उसमें 2 तो हट ही गए, क्योंकि शैल और अस्थि तो पूरे ही सर्वघाती है, तो इनमें क्षयोपशम होता नहीं। ठीक है, इनमें क्षयोपशम होता नहीं है, इसलिए अपन को तो क्षयोपशम समझना है। तो इससे क्या होगा कि अपन को समझ में आया कि इनकी चर्चा अपनी नहीं है। देखा ही, जब आप क्षयोपशम बोलते हो तो उसमें उपशम भी आ गया साथ में, राइट? क्योंकि नहीं उपशम नहीं नहीं होएगा। नहीं, क्षयोपशम अलग शब्द है, उपशम अलग शब्द है। नहीं, तो फिर और दोनों नहीं होंगे ना सर्वघाती में। तो हाँ, क्षयोपशम एक क्षयोपशम भी पूरा नहीं शब्द होगा और है। उपशम भी नहीं होगा, लेकिन अपन हमेशा खाली क्षयोपशम बोलते हैं, तो मेरे को बार बार याद करना पड़ता है कि क्षयोपशम और उपशम दोनों ही नहीं होगा उसमें, क्योंकि दोनों सर्वघाती में होंगे ही नहीं। हाँ हाँ, दोनों ही है, क्षयोपशम कहने से दोनों उसमें शामिल हो जाती हैं। शामिल हो जाएगा उपशम, ना, वैसे तो अलग शब्द है, हाँ लेकिन यहाँ पे क्षयोपशम बोल रहे हैं, मतलब क्षयोपशम भी है और उपशम भी है। हाँ। दीदी अभी तो थोड़ा यहाँ समझ में नहीं आ रहा कि ये अभी अपन क्षयोपशम लब्धि पे कैसे पहुंच गए। अभी तक तो लब्धियां चालू ही नहीं, थी। क्षयोपशम लब्धि पे अभी पहुंचे ही नहीं है, ये तो इनने बीच में पूछ लिया। देखो, क्षयोपशम अलग है, क्षयोपशम लब्धि अलग है, अभी आप समझना। अच्छा। ठीक है, हाँ, क्षयोपशम अलग है और क्षयोपशम लब्धि अलग है। क्या है, अब आपने बात करी है तो बता ही दें कि क्षयोपशम क्या है। क्षयोपशम होता है ज्ञान, जैसे कहते हैं क्षयोपशम ज्ञान। क्षयोपशम लब्धि अलग है, क्षयोपशम ज्ञान अलग है। क्षयोपशम ज्ञान कैसा है, जो मनुष्य हैं या 5 इंद्रिय जो है, जो और सेनी है जो, उन सबको क्षयोपशम है। सभी जीवों में क्षयोपशम है। कौन में? जो पंचेंद्रिय है उन सब में। समझ में आया? पर क्षयोपशम लब्धि नहीं है। क्षयोपशम लब्धि, ये लब्धि की बात चलेगी तो वो सम्यक दर्शन की तरफ लाइन मोड़ेगी, और क्षयोपशम तो सभी जीवों में पाया जाता है। तो ये क्षयोपशम क्या है सभी जीवों में? जब अपन बोल रहे हैं क्षयोपशम ज्ञान है, क्षयोपशम क्या है? हाँ, क्षयोपशम ज्ञान, क्षयोपशम ज्ञान। लेकिन अगर क्षयोपशम ज्ञान हो गया तो फिर तो देखो, अभी अभी बात फिर तो चलो, देखो अभी सम्यक नहीं हो गया। सुनो, सम्यक तो अभी अलग है। बात नहीं है, सम्यक की बात नहीं चल रही है। अभी एक नॉर्मल जीवों की बात चल रही है कि जो नॉर्मल जीव होते हैं, जिनके पास 5 इंद्रियां और मन है, उन सबके पास क्षयोपशम पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि उनके सबके देशघाती प्रकृतियां भी होती है, सब चीजों का क्षयोपशम उनके पाया जाता है ना। अब लोग जैसे कोई पढ़ने में होशियार है तो कहते हैं ना इनका ज्ञान का क्षयोपशम बहुत है। भले धर्म से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, बहुत होशियार है, तो उनका क्षयोपशम विशेष है कि नहीं, एक बार में याद हो जाता है। ये नॉर्मल बात चल रही है, अभी ये धर्म की बात नहीं चल रही। ठीक है, तो क्षयोपशम क्या होता है? क्षयोपशम मतलब ज्ञान है क्या? यहाँ पे ज्ञान ले क्षयोपशम लिया है। का क्षयोपशम, हाँ, ज्ञान से ही ले सकते हैं अभी। मतलब यहाँ पर क्षयोपशम का मतलब यहाँ पे अपन ज्ञान से ले रहे हैं। तो दीदी कर्म का दबना नहीं है क्षयोपशम का मतलब? हाँ, वैसे भी क्षयोपशम जो है, वो ज्ञान में नहीं, वास्तव में कर्म में ही होता है। कर्म जब दब जाता है तभी तो ज्ञान का उदय होगा। आप देखो, हाँ, तो अभी हम सब लोगों को देखो, कहते हैं ना कि मनुष्य पर्याय बहुत मुश्किल से मिलती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही तो कह रहे हैं कि अब हम लोग यहाँ तक आए तो पता है कितने कर्मों का उपशम हुआ है, तब अपन आए। कितने कर्मों का क्षयोपशम होते होते 1 इंद्री 2 इंद्री की ताकत देखो, 3 इंद्री 4 इंद्री पंचेंद्री, और फिर संयम, हमारे पास मन वचन काय, तो सब चीजें मिली है। तो पता ही नहीं है इसमें कितना कितना क्षयोपशम हुआ है। ये सर्वघाती प्रकृतियों का बहुत ज्यादा मतलब घट घट के आई है, तब जाकर के अपने को ये हुआ है। सर्वघाती प्रकृति तो जैसी है, ये जो दारू अस्थि और जो दारू भाग और लता भाग है, इनमें बहुत क्षयोपशम हुआ है। तो इनमें एक्चुअली हुआ वो है बहुत जी देखा ही, कंफ्यूजन इसलिए हो रहा था कि अभी सम्यक के भेद पढ़े थे लास्ट ट्यूसडे को, तो उसमें क्षयोपशम सम्यक आया था, तो शायद उसके कारण वो बात नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल चर्चा नहीं है। ये सम्यक की बिल्कुल चर्चा नहीं है, ना क्षयोपशम लब्धि की चर्चा है। हाँ, क्षयोपशम इसलिए लब्धि कंफ्यूजन हो रहा है। ये क्षयोपशम सम्यक भी नहीं है, क्षयोपशम लब्धि भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये क्षयोपशम है। नॉर्मल क्षयोपशम है जो सभी जीवों में पाया जाता है। 1 इंद्री से लेकर, वो कह रहे हैं एक पहले गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक क्षयोपशम जो पाया जाता है उसे क्षयोपशम कहती हैं, और ये एनी टाइम पाया जाता है। और क्षयोपशम लब्धि है वो खास टाइम पर होती है, ये ध्यान रखना। क्षयोपशम लब्धि है वो कोई विशेष टाइम पे होती है, उसमें दिया ना जागृत अवस्था में होती है, और सोते हुए भी क्षयोपशम तो बना ही रहता है ना। कोई सो रहा है तो उसका ज्ञान तो जिसमें जितना है उतना है ही। तो क्षयोपशम जो है वो है, लेकिन क्षयोपशम लब्धि है वो अंतर मुहूर्त के लिए ही होती है। अब देखो, ये जो इन्होंने दे दिया सर्वघाती दे दिया, इसमें देखो क्या नीचे लिखा। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि प्रकृति देशघाती होने पर भी उसके स्पर्धक दोनों प्रकार की हैं, सर्वघाती और देशघाती।
ये थोड़ा सा कंफ्यूजन यहीं पर आता है। सर्वघाती और देशघाती दोनों है, किसमें है? अब अपन यदि शैल और अस्थि को तो भूल गए क्योंकि ये सर्वघाती, तो ये अपना टॉपिक है नहीं, इनमें क्षयोपसम होता नहीं है। अब जो होता है क्षयोपसम वो किसमें होता है? दारू में और लता में। अब जो है दारू में क्या है? एक भाग माने 10%। 10% जब जैसे कोई दारू कर्म जो बंधा है, दारू माने लकड़ी, तो लकड़ी जैसा कोई कर्म है तो उसमें से 90% जो परमाणु है वे तो हैं सर्वघाती और 10% जो हैं वो हैं देशघाती। ठीक है, इसका मतलब कहने का मतलब क्या है कि देशघाती प्रकृति बहुत थोड़ी है और काम जो होना है वो देशघाती प्रकृति में ही होना है। बात ये है। अब यहाँ पर बता दिया। अब जो सर्वघाती की बात अब जो चलेगी आगे, तो कौन से सर्वघाती की चलेगी? ये देशघाती में जो है वो उनकी। ये जो शैल और अस्थि है इनकी तो अब चर्चा एकदम बंद, क्योंकि हमारा विषय क्षयोपसम और क्षयोपसम इनमें होता नहीं। बात समझ में आ गई? अब जो सर्वघाती शब्द आएगा तो उसमें आप क्या समझना कि ये दारू का जो बहुभाग वाला जो सर्वघाती है ना, ये वो वाली बात चलेगी। शैल और अस्थि का कोई काम है नहीं क्योंकि इनमें क्षयोपसम होता ही नहीं। ये तो सर्वघाती है, जैसे है वैसे ही रहते हैं। ठीक है। अब हाँ, क्षयोपसम सिर्फ देशघाती में ही होता है। हाँ, अच्छा, क्षयोपसम केवल देशघाती प्रकृतियों में ही होता है। हाँ, इतना समझ लिया आपने? दारू के एक देखो भाग आप, में और लता के सब भाग में। हाँ, बस इतना ही अपना विषय है। इसका मतलब क्या समझ में आया? हमारा टॉपिक लता और दारू का 10% वाला भाग है और बाकी का जो 90% है वो सर्वघाती कहेंगे, उसे लेंगे क्योंकि उसका भी क्षयोपसम होना है। अब हम इसे ज्ञानावरणी कर्म पर घटाते हैं। अब इसी बुक को लेते हैं तो केवल ज्ञानावरण सर्वघाती प्रकृति है, उसके सभी स्पर्धक सर्वघाती हैं। स्पर्धक शब्द क्यों आया? समझ में आ गई ना? क्योंकि ये फल देने की बात कर रहे हैं ना, अनुभाग। जहां अनुभाग की बात होगी वहां स्पर्धक आएगा, जहां टाइम की बात आएगी वहां निषेक आएंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये फल देने की ताकत बता रहे हैं। तो सभी स्पर्धक सर्वघाती हैं, अर्थात पूरा घात करती हैं। पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता, कर्म कुछ नहीं करता। वास्तव में ये जो बात चल रही है ये कर्म तो निमित्त है, या मूल सब कारण तो अपना भाव, अपना जैसे भाव होते हैं। देखो, कर्म कुछ नहीं करता। जब जीव केवल ज्ञान रूप परिणमन नहीं कर रहा हो तब सामने केवल ज्ञानावरण तथा अन्य ज्ञानावरण कर्म का उदय विद्यमान रहता है। या ये केवल निमित्त की तरफ से बात बता रहे, वास्तव में तो जीव स्वयं वैसा पुरुषार्थ नहीं करता, कर्म कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वो जीव करता ही नहीं है पुरुषार्थ, वैसी उसकी योग्यता ही नहीं होती, तो वो तब कर्म को निमित्त कहती है। अब इन्होंने आगे लिया, मत ज्ञानावरण देशघाती प्रकृति है। इनके सर्वघाती स्पर्धकों का कभी उदय नहीं होता, हमेशा देशघाती प्रकृति का ही उदय रहता है। अब तो अभी जो आपने प्रकृति थी तो आपको ये तो पता होगा, मति ज्ञानावरण जो है वो देशघाती प्रकृति। सर्वघाती में कौन सी प्रकृति है? 5 ज्ञानों में से कौन सी? केवल ज्ञान, केवल दर्शन। हाँ, केवल ज्ञान और केवल दर्शन कैसी प्रकृति? सर्वघाती। या तो इनका पूरा उदय होता है या फिर पूरा क्षय होता है, बीच का क्षयोपसम इनमें नहीं होता है। तो किसी को भी केवल ज्ञान है नहीं। अब मत ज्ञान जो है वो मत ज्ञानावरण देशघाती प्रकृति है। तो देशघाती प्रकृति कैसी है? जिसके कारण सदैव उदय रहता है। तो कोई भी जीव, देखो कहते हैं ना, सभी एक इंद्रिय निगोदिया, सभी जीवों में ज्ञान पाया जाता है, ज्ञान का क्षयोपसम हमेशा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि मत ज्ञानावरणी जो है वो देशघाती प्रकृति है। इसका पूरी तरह से उदय आ जाए, सर्वघाती उदय इसका कभी भी आता नहीं है। क्यों? यदि सर्वघाती उदय आ जाएगा तो जीव ज्ञान से रहित हो जाएगा, तो फिर जड़ हो जाएगा, क्योंकि जड़ और जीव कभी जड़ होता नहीं। निगोदिया जीवों में भी ज्ञान पाया जाता है कि नहीं? पाया जाता है ना। तो वो है क्यों? क्योंकि इसका सर्वघाती उदय कभी नहीं आता। ऐसा कभी नहीं होता है कि हम इसका कभी मतलब उदय पूरा आ जाए, अब कभी होता नहीं। अब यहाँ पे आप देखो, ये इसी इन्हीं के हिसाब से बता दे रहे हैं। अब इसमें 50 पेज पर आ जाती है क्षयोपसम की परिभाषा। आप समझो, 50 पेज पर आती है। अब परिभाषा, आपने डेफिनेशन सुनी क्षयोपसम की? क्षयोपसम लब्धि की बात नहीं चल रही अभी ध्यान देना, क्षयोपसम लब्धि नहीं चल रही, क्षयोपसम की बात चल रही। पहले क्षयोपसम समझ लें, फिर लब्धि समझ में आ जाएगी। इसमें दी है क्षयोपसम की डेफिनेशन, क्या है? 50 पेज पे सेकंड पैरा। ये मत ज्ञान आपने जो है ना, मत ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवध ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान, ये कैसे ज्ञान है? सारे क्षयोपसम ज्ञान है। तो क्षयोपसम ज्ञान है, इसका मतलब इनमें जो प्रतिस्पर्धी कर्मों का क्षयोपसम पाया जाता है। अब मत ज्ञानावरणी कर्म पर घटाए। अब इन्होंने पहले क्षयोपसम की डेफिनेशन देखो, इसमें वर्तमान कालीन
सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, भविष्यकालीन उन्हीं स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम और वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय कर्म की इन 3 रूप अवस्थाओं को क्षयोपशम कहते हैं। क्षयोपशम को समझना थोड़ी सी अब इजी हो जानी चाहिए। वैसे यहाँ पे जो सर्वघाती हैं वो कौन से समझ में आ गई ना आपको? वो जो दारू भाग में थे ना वो वाले। तो यहाँ पे आप कह रहे अब वर्तमान में क्या है? क्षय का मतलब क्या है कि जो कर्मों की पूरी तरह से निर्जरा हो गई, ये वो मतलब नहीं है यहाँ पर क्षय। वर्तमान में सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं होना ही क्षय कहलाता है। यहाँ क्षय का अर्थ सत्ता में से नाश नहीं है। नीचे वाला पैराग्राफ पे आ गए हम लोग। क्या है? वर्तमान में सर्वघाती स्पर्धकों का उदय नहीं होना ही क्षय कहलाता है। जो क्षयोपशम शब्द है उसमें जो क्षय शब्द है, तो क्षय शब्द की क्या डेफिनेशन ली है कि अभी उनका उदय नहीं आ रहा, इसी को यहाँ पर क्या कह दिया है? क्षय। और क्षय का अर्थ और इन्होंने क्लियर किया, सत्ता में से नाश नहीं है। भविष्य में तो पड़े हैं वो स्पर्धक और थोड़ी देर बाद उदय में आ भी जाएंगे, लेकिन इस टाइम वो उदय में नहीं आ रहे हैं। सत्ता में हैं परंतु वे सर्वघाती रूप से कभी उदय में नहीं आते हैं, वहीं बने रहते हैं। अच्छा देखो यहाँ पर इन्होंने एक चीज क्या ली है, क्या लिया? क्षय का मतलब क्या है? सत्ता में से नाश नहीं होते, लेकिन ये है तो सर्वघाती, लेकिन जब ये उदय में आते हैं तो कैसे बन जाते हैं? देशघाती। सत्ता में तो हैं परंतु सर्वघाती रूप से उदय में कभी नहीं आते, बंधे रहते हैं सर्वघाती रूप से, लेकिन जब ये उदय में आते हैं तो ये देशघाती बन करके उदय में आते हैं, हैं? और जो है और सर्वघाती रूप से बने रहते हैं अंदर, इनका उदय नहीं आया, यही इनका क्षय है। देखो क्या समझ में आया कि जो सर्वघाती स्पर्धक भी हैं कर्म में, अभी हैं, लेकिन वे उदय में अभी नहीं आ रहे हैं, तो उसे कहा है क्षय। और उदीर्णा होकर के, देखो उपशम होता है, एक तो कर्मों की अवस्थाएं आपने पढ़ी थी ना, एक तो उपशम माने दबना, उदीर्णा पढ़ा। उदीर्णा जानते हैं आप क्या होता है? उदीर्णा उदय में आना, समय से पहले उदय में, समय से पहले उदय में आना। तो इनने 2 कंडीशन ले ली, एक तो क्षय वाली है, तो सर्वघाती प्रकृतियों की जो कुछ है परमाणु, वे अभी उदय में नहीं आएंगे। ये कौन कर रहा है ऐसा? किसमें हो रहा है ये? कर्मों में। ठीक है। और कैसे होता है ये? जीव के भावों का निमित्त पाकर, अपने भावों की ताकत है ये। ठीक है। तो अब इसमें क्या कह रहे हैं कि कर्म बंधा तो सर्वघाती रूप में है, लेकिन वो अभी उदय में नहीं आ रहा है, इसका नाम है क्षय। और कहीं उदीर्णा होकर के ना आ जाए, ऐसा भी है ना कि कर्म कभी कभी उदीर्णा होके आ जाए, तो वो भी उदीर्णा भी नहीं होती। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, भविष्य में स्पर्धक पड़े हैं, सत्ता में हैं, परंतु सर्वघाती रूप से वे कभी उदय में नहीं आते हैं, वहीं बने रहते हैं, और स्थिति पूर्ण हुई हो तो देशघाती रूप होकर उदय में आते हैं, और उनका उदीर्णा होकर उदय रूप ना होना ही सदवस्था रूप उपशम, अप्रशस्त उपशम कहलाता है, और उदय देशघाती स्पर्धकों का होता है। 3 चीजें आ गई इसमें। देखो आप पहले ध्यान से समझना है यहाँ पर, इसकी डेफिनेशन पे मत जाओ, अब आपको अपनी भाषा में समझो। सर्वघाती स्पर्धक हैं अपने पास जो भी, तो वो क्या हो रहे हैं? अभी उदय में नहीं आए, उसे क्या कहेंगे? क्षय। क्षयोपशम की परिभाषा समझनी है ना, तो क्षय और उपशम, तो किसका क्षय हुआ और किसका उपशम हुआ ये समझना है। तो जो सर्वघाती हैं वो अभी उदय में नहीं आ रहे हैं, सत्ता में तो हैं लेकिन उदय में नहीं आ रहे हैं, उसे कहेंगे क्षय। और आगे चल के कहीं उदय में ना आ जाए, उदीर्णा नहीं हो जाए, तो वैसे भी व्यवस्था कर दी गई है, उसे कहेंगे उपशम। समझ में आई? तो मतलब अभी उदय में हाँ, सर्वघाती कर्म कभी भी सर मतलब पूरी तरह से नाश करेंगे ही नहीं, फिर वो जब भी आएंगे तो देशघाती बन के आएंगे। हाँ अच्छा। यही है, इसकी यही विशेषता है, बंधते सर्वघाती। ये जो है ये लकड़ी कैटेगरी वाले है, राइट? हाँ लकड़ी वाले की बात है, जो दारू भाग वाले हैं उनकी बात है। अभी वो सर्वघाती की बात तो हमने बिल्कुल छोड़ी थी, अस्थि सेल वाले तो पूरे जैसे है वैसे ही रहते हैं, है ना, वो उनकी बात नहीं है। अभी जो अपने जो दारू भाग वाले में से जो थे ना 100% में से अपन ने माने थे कि 100% तो देशघाती और 90% जो है वो सर्वघाती, उनकी बात है। सबको क्लियर हो रहा है?
है निशांत जी? दीदी मेरे ख्याल से मेरे को थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, मेरा तो थोड़ा। आपको कहाँ पर प्रॉब्लम? देखो, आप इसकी पढ़ाई पे मत जाओ, हम आपको जो समझा रहे हैं आप वो समझो। हमें समझना है क्षय उपसम, ठीक है? तो यहाँ पे क्षय और उपसम दो शब्द हैं। तो क्षय यानी किन्हीं कर्मों का क्षय और किन्हीं कर्मों का उपसम, समझ में आया? तो कौन से जी। कर्मों का? तो सर्वघाती कर्म जो हैं, कौन से जो है ना, ये बताए थे ना कि ये जो देशघाती में जो दो भाग थे, सर्वघाती और देशघाती। तो कह रहे हैं कि जो सर्वघाती है वो अभी उदय में नहीं आ रहे हैं, बस इतना ही उसका नाम क्षय है तो सत्ता में पूरे पड़े हुए हैं सर्वघाती, लेकिन अभी उदय में नहीं आ रहे हैं, उसे कहा है क्षय। और आगे कहीं जल्दी से उदीर्ण होकर उदय में ना आ जाएं, ऐसी भी व्यवस्था वहां पर बनी हुई है, तो इसको कहा है उपसम। अभी उदय में नहीं आ रहे हैं, इसका नाम क्षय, और भविष्य में कहीं उदय में ना आ जाएं टाइम से पहले, तो टाइम से पहले, समय से पहले उदीर्ण कहते हैं ना, उदीर्ण ना हो जाए तो उस इसलिए वो इसको हाँ, तो उसलिए उसको उपसम भी कहा है। तो क्षय माने वो उदय में आएंगे ही नहीं, ये तो हुआ क्षय। और कहीं समय से पहले कुछ आ जाए तो वो होती है उदीर्ण, उदीर्ण ना हो जाए उसे कहा है उपसम। और जो देशघाती प्रकृति है, माने जो लता भाग वाले थे, उनका उदय रहता है है ना? ये जो चर्चा थी, तो जो अपन ने लता भाग और दारू भाग पढ़े, ये उन दो की ही चर्चा है। तो लता भाग वाले जितने परमाणु हैं, वे तो कैसे हैं? वे तो देशघाती हैं, तो उनका उदय कभी भी परेशान नहीं करता, वे देशघाती के रूप में उदय में आते हैं, लता वाले। और लेकिन जो दीदी मेरा मेरा प्रॉब्लम कुछ इस तरह से था, मतलब मेरे को जो समझ में नहीं आ रहा वो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये सर्वघाती प्रकृति के जो कर्म हैं, जैसे शैल और अस्थि, ये उदय में क्यों नहीं आते हैं? ये दबे क्यों रहते हैं? मतलब जैसे जैसे मैं एक जीव हूँ, मेरे मेरे अंदर आप बोल रहे हो मेरे अंदर क्षयोपशम है, तो क्षयोपशम में केवल जो देशघाती प्रकृति वाले जो कर्म हैं, जैसे दारू और लता, वही उदय में आते हैं, इसलिए मैं क्षयोपशम है, और शैल और अस्थि ऐसा क्यों नहीं नहीं है, आते? अरे बराबर उदय में चल रहे हैं, आप नहीं समझ रहे हैं। आपको केवल ज्ञान है अभी? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि केवल ज्ञान वर्णी कर्म का उदय है, ये कह रहे हैं इसका उदय तो प्रति समय ही चलता ही रहता है, उदय है कि नहीं? हाँ, ये सर्वघाती का तो उदय प्रति समय चलता है, इसमें कुछ होगा नहीं, जो ऐसे है वैसे ही बने रहेंगे, इनका उदय तो प्रति समय चलता है। कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है कि जब उदय बोलते हैं तो लगता है कि खिर गए, लेकिन एक्चुअली वो खिरे ही नहीं है, पड़े हुए हैं सत्ता में, इसलिए केवल ज्ञान नहीं हो रहा है। हाँ, उदय का मतलब ये है कि वो सर्वघाती ऐसा उदय कर्म है जिसने आपके पूरे केवल ज्ञान को ढक दिया है, और वो उदय में बराबर चल रहा है, नहीं तो केवल ज्ञान नहीं हो जाता। तो अभी फिर कह रहे हैं इनका तो एक्चुअली तो फिर जब उदय में आएगा, जब केवल ज्ञान होगा, तब भी उसको बोलेंगे कि उसका उदय हो गया कि क्षय हो गया बोलेंगे। क्षय हो क्षय गया। हो गया। हाँ, हाँ, अभी सर्वघाती का उदय चल रहा है, केवल ज्ञानावर्णी कर्म का उदय चल रहा है अच्छा सबको। अच्छा, मैं बिल्कुल इसको अपोजिट समझ रहा था, मेरे को ऐसा लग हाँ, रहा आप था उल्टे। कि ये सर्वघाती कर्म का उदय हो ही नहीं रहा है, वो दबे हुए हैं, इसलिए आप हम नहीं उपशम नहीं बोल रहे नहीं, हैं। ये तो पूरी तरह से उदय में आ ही रहे हैं हर जीव के, जो एक्चुअली सर्वघाती कर्मों का जब प्रकृतियां क्षय हैं। होगा तभी अपने को केवल ज्ञान तो अपना आत्मा का गुण है ना, तो उसका जब क्षय होगा वही ज्ञान में आएगा, उदय चलता हाँ रहेगा तो नहीं आएगा। हाँ, कर्म हाँ क्योंकि नेगेटिव है, अभी समझ में हाँ, आ गया, तो अपन को उस तरह से होना समझने ही का। बुरा है उनका। निशांत कहाँ फंसता है मेरे को समझ में आ जाता है। हाँ, अच्छी बात है। चलिए, तो आप समझ में आया उदय का मतलब क्या हाँ है? सर्वघाती, वो तो प्रति समय चल ही रहा है। ये जो अपने सर्वघाती प्रकृतियां है ना जो, और देशघाती 54 पेज पे, हाँ, तो वो 54 पेज पर जो है सर्वघाती और देशघाती प्रकृतियां, वो देखो आप जरा 54 पेज पे आ जाओ थोड़ा सा, तो आपको बता दें कि सर्वघाती प्रकृति जो है वो एनी टाइम उदय में रहती है। तो केवल ज्ञानावरण, ये सर्वघाती, ये सबका उदय निरंतर चलता है। अब देशघाती में है जो, वो आपको दिखी ना, ये इसमें प्रकृतियां दी हैं, तो देशघाती प्रकृति में क्या दिया? 5 ज्ञान थे, तो 1 ज्ञान तो उधर चला गया, सर्वघाती में तो 4 ज्ञान। ठीक है। अब मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवध ज्ञानावरण और मन पर्याय ज्ञानावरण, अब ये 4 ज्ञान रह गए। अब यहाँ पर बात आएगी, अब ये बात आएगी कि यदि ये देशघाती है तो हमको अवधि ज्ञान क्यों नहीं है? अब प्रश्न ये आएगा कि आप कह रहे हो कि देशघाती प्रकृति है ना, मति ज्ञानावरणी और अवधि ज्ञान, ये तो देशघाती प्रकृति है,
तो ये हमको उदय में क्यों नहीं है, हमको अभी क्यों नहीं है? तो वो दारू के 90% है क्या? बिल्कुल, ये बिल्कुल सही पकड़ा आपने, इसको कह रहे हैं। हाँ, ये जो अभी है इनका भी मैम। सर्वघाती स्पर्धक उदय में चल रहे हैं। इसके सर्वघाती चल रहे हैं ये दो वाले, अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान के अपने सर्वघाती उदय में चल रहा है। कोई कोई जीव जैसे मुनि आदि बनकर तपस्या आदि करते हैं तो इसमें वो क्षयोपशम कर लेते हैं, तो उनके प्रकट हो सकता है ना? तो इनमें क्षयोपशम हो सकता है पुरुषार्थ पूर्वक, और जो सर्वघाती है उनमें कोई उपशम होता नहीं है, उनका तो निरंतर उदय ही चलता रहता है। अब बात क्लियर हो गई आपको? हाँ, अभी क्लियर हुई। हाँ, सबकी समझ में आई बात? इसमें पूरे लता कैटेगरी वाला कोई नहीं है, सब मिक्स। मति लता वाला मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान होंगे। श्रुत ज्ञान है ना। ये देखो क्या है, जो नहीं। देशघाती प्रकृति है अकेले लता वाले कोई नहीं होते, आप ये मान के चलो। That's what I was trying to find out. हाँ, अकेले लता ये- खाली लता वाले नहीं, मतलब खाली क्योंकि कर्म लता जब प्लस बनता है ना 10% हाँ, वो देखो अभी एक बात क्या है, एक बात और कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, लेकिन फिर भी आपको बता रहे हैं, बंधते भले सर्वघाती हों, या बात उदय की चल रही है कि परिणामों की विशुद्धि से वो हल्के होकर देशघाती रूप में उदय में आने लगते हैं, बात ये कह रहे हैं। तो ये उदय की बात चल रही ना कि इस समय में ये सर्व होंगे भी अंदर, तो परिणामों की विशुद्धि से वे ही देशघाती बनकर उदय में आने लगती हैं। अवधि ज्ञानावरणी मन पर्याय ज्ञानावरणी, अब समझ में आ गई आपको बात सब कि जो सर्वघाती हैं उनका उदय निरंतर सबको चल रहा है। किसका उदय चल रहा है सर्वघाती में? केवल ज्ञानावरणी और केवल दर्शनावरणी, ये तो पूरा उदय चल रहा है, इसलिए इनमें कुछ उपशम होता नहीं है। और बाकी के जो 5 ज्ञान हैं, 4 ज्ञान हैं, उनमें से मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान देशघाती प्रकृति ही है इसकी। आप जो कह रहे हैं ना सदा काल, मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान हमेशा देशघाती बनकर ही उदय में आती हैं, क्योंकि यदि इनकी सर्वघाती प्रकृति का उदय आ जाए तो क्या हो, जीव का पूरा ज्ञान खत्म हो जाए, क्योंकि सर्वघाती कहते ही उसको जो पूरी तरह से घात करे। तो जीव का यदि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान पूरी तरह से यदि खत्म हो जाए तो जीव जड़ हो जाए, और ऐसा कभी होता नहीं है। इसलिए निगोदिया जीवों के भी कुछ ना कुछ ज्ञान पाया जाता है। अब दूसरी बात आइए, देखो सर्वघाती की बात चल रही तो अब यहीं पे आ जाते हैं। अब केवल दर्शनावरणी और दर्शनावरणी की जो 9 थी प्रकृतियां, उसमें आपने देखी, एक तो केवल दर्शनावरणी है, वो सर्वघाती है। एक स्त्यान वृद्धि यानी जो 5 प्रकार की नींद है वो सर्वघाती प्रकृति है। आपने देखा था हम लोगों ने जो कंडीशन ली थी कि सम्यक दर्शन कब होता है? जागृत अवस्था में। एक कंडीशन ली थी ना कि सोते हुए नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सोते हुए सर्वघाती प्रकृति का उदय आ जाता है। है ना? एक चीज से दूसरी चीज समझ में आई कि जब हम सो जाते हैं तो वो सर्वघाती प्रकृति है, इसलिए सोना कितना खतरनाक है। तो ये चक्षु दर्शनावरण ये देशघाती में कैसे आ गया? क्योंकि वो भी तो आंखों से रिलेटेड है, आंखें तो बंद रहती हैं सोते हुए। नहीं, तो वही है ना, देशघाती में क्या कह रहे हैं? देशघाती में इसलिए आ गया, आप चाहो तो खोल लो, चाहो तो बंद कर लो, आपके ऊपर ही है ना। सोते सोते आंख खुल गई तो आवरण हट गया, बंद है तो वो है, ये चीज है ना। अच्छा, ये चीज है, माने पुरुषार्थ करा जाए देशघाती प्रकृति का मतलब यह है कि जीव कोशिश करे तो ये आवरण हट सकता है, ये देशघाती में आ गया। और ये यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब वो सोता है तो सोते टाइम उसकी बुद्धि वगैरह ये सब एकदम सर्वघाती में चली जाती है। सोते हुए जीव को, अब वो सोचे कि हम सोते में भी चिंतन कर लें तो हो सकता है। जब वो सो जाता है तो कैसा होता है? उस दिन एक दिन बताई थी, सोता हुआ व्यक्ति कैसा है? मृत व्यक्ति के समान हो जाता है। सो जाते और चोरी भी हो जाती है। कहते हैं ना, नींद को क्या कहा है? छोटी मौत। एक बार हमने बताया था आपको कि नींद क्या है? एक छोटी सी मौत है। जब वो आदमी सो जाता है रात में तो उसे कुछ भी होश नहीं है कि वो क्या है, कौन है, कैसा है, अपनी उसे कोई सुध बुध नहीं रहती। ऐसा जो सोना जो है वो सर्वघाती प्रकृति है, सोते में सब तरह की भूल जाता है, तो वो सर्वघाती प्रकृति है। तो इसलिए कह रहे हैं कि नींद जो है वो छोटी मृत्यु है, और मृत्यु क्या है? बड़ी नींद है ना। नींद है वो छोटी मृत्यु है, और जो मृत्यु है वो बड़ी वाली नींद। सो गए तो सोई गए, फिर उठते ही नहीं है। तो वो बात तो अलग हो गई। तो यह समझ में आया कि पांचों प्रकार की नींद है, स्त्यान वृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, निद्रा और प्रचला। तो ये जीव के सर्वघाती प्रकृति है। जब जीव सो जाता है तो उसमें किसी प्रकार का कोई क्षयोपशम होता नहीं है। नींद में चलना, नींद में बोलना,
ये सब ऐसा है कि ये सब नींदों के काम है, तो ये सर्वघाती प्रकृति है, ये यहाँ से आप समझ लो। और जैसे ही जग जाएगा वैसे ही देशघाती प्रकृति उदय में आ जाएगी, ये समझो आप। तो समझ में आया ना? सो गया तो सर्वघाती प्रकृति का उदय। कहते ना हमको पता ही नहीं चली आपने क्या बोला, हम तो सो गए। आपने बताया आप किसी शादी में जाओ, कहीं भी अटेंड हो, और आप वहां गए अटेंड होने के लिए और सो गए, और फिर शादी वहीं हुई, फेरे वहीं हुए, आपको कितने पता चलते हैं? कुछ पता चलता है? नहीं पता चलता ना। क्यों? कि सोता हुआ व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता, इसलिए इसे सर्वघाती प्रकृति कहा है। तो पांचों प्रकार की नींद और एक केवल दर्शनावरण, इसको कहा है सर्वघाती प्रकृति। और चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण और अवधि दर्शनावरण, ये देशघाती प्रकृति। तो चक्षु दर्शनावरण और अचक्षु दर्शनावरण आप जानते हैं, चक्षु माने आंखों से जो देखते हैं, तो आंख जब खुल जाती है तो आपका चक्षु दर्शनावरण कर्म का देशघाती उदय आता है। अचक्षु किसे कहती है? कि आंख के अलावा चार इंद्रियां, हाँ, चार इंद्रियों के द्वारा जो जानना होता है, देखना होता है, वो अचक्षु दर्शन है। और अवधि दर्शन के अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन होता है। तो ये जिसको अवधि ज्ञान होगा तो उसको अवधि दर्शनावरणी कर्म का क्षयोपशम हो जाएगा। ये उनकी बात हो गई। अब आता है मोहिनी कर्म में। तो मोहिनी चारित्र मोहिनी, दर्शन मोहिनी की, दर्शन मोहिनी के लिए नहीं, हाँ दर्शन मोहिनी के लिए, हाँ दर्शन मोहिनी कर्म की मिथ्यात और सम्यक मिथ्यात। देखो दर्शन मोहिनी के कितने भेद हैं कर्म के? तीन। मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति। देखो इसमें सम्यक प्रकृति लिया है ना, देशघाती है। तो सर्वघाती में मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व है, ठीक है। और देशघाती प्रकृति में लिया है सम्यक प्रकृति। तो ये हुई आपकी देशघाती। तो दर्शन मोहिनी में यदि मिथ्यात्व का उदय है, सम्यक मिथ्यात्व का उदय है, तो वो सर्वघाती प्रकृति है, यानी वो सम्यक का पूरी तरह से घात कर देती है। लेकिन सम्यक प्रकृति यदि है तो जीव सम्यक दृष्टि बना रह सकता है क्योंकि वो देशघाती प्रकृति है। देखो एक चीज और समझ लो, देशघाती किसको कहती है? कि जिसके उदय होने पर गुण स्थान गिरता नहीं है उसे देशघाती कहते हैं। समझने के लिए आपको एक बात बताती हूँ, ठीक है। यदि सम्यक दर्शन हो गया है और उसका गुण स्थान बढ़कर चौथा हो गया है, तो सम्यक प्रकृति का भी उदय आ जाए तो भी उसका गुण स्थान नहीं गिरता। लेकिन यदि ये मिथ्यात्व या सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो उसका गुण स्थान गिर के वो नीचे आ जाता है। सर्वघाती का उदय आ जाने पर जीव नीचे आ जाता है, और देशघाती प्रकृति का उदय होने से गुण स्थान घटता या बढ़ता नहीं, वहीं की वहीं रहता, गिरता नहीं है वो। तो देखा यदि ऐसा बोल सकते हैं कि जो सर्वघाती प्रकृति है उसका क्षयोपशम नहीं होता और सीधा क्षय होता है, क्योंकि जब मिथ्यात्व का क्षय होगा क्षयोपशम नहीं होगा, जब भी होगा क्षय ही होगा, क्षयोपशम नहीं होगा या उपशम नहीं होगा। हाँ, जब होगा तब उसका उदय ही होता है या फिर वो क्षय होता है। लेकिन होता क्या है कि मिथ्यात्व जो है कई बार उसका क्षय भी कह सकते हैं, लेकिन अपन ऐसे कहेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो जाएगा कि फिर से उसका उदय हो जाता है, फिर से क्षय हो जाता है, ऐसे होता है ये। तो अपन को हम लोग समझते हैं क्षय कर दिया माने अब वो उदय में नहीं आएगा, नहीं आएगा, हाँ क्षय को लेकिन ऐसा नहीं है। अब जैसे यदि हम ऐसा ले लेंगे तो वे सो गए, अब सोने के बाद उठ गए कि नहीं निद्रा में, तो ये जब उदय आता है तब पूरी तरह से घात कर देता है। इसको आप ऐसे समझो, सर्वघाती प्रकृति ऐसी उसे भी कहती है जिसका जब उदय आता है तो वो पूरी तरह से घात करता है, तो जब उदय नहीं आता तो क्या बोलेंगे? पूरी तरह से, तब वो पूरी तरह से उसको खोल देता, खुला हुआ रहता है उसका। उस टाइम उसका मतलब उदय नहीं रहता है, तो जो चीज ज्ञान है वो पूरा उस समय रहता है। उदय आता है तब पूरा घात करता है, कहने का मतलब ये है। तो दीदी एक एग्जाम्पल, अगर ऐसा हुआ कि जैसे कोई एक जीव है उसको सम्यक है तो वो चौथे गुण स्थान पे है, और गलती से किसी कारणवश अगर उसकी याददाश्त चली जाती है तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान चला जाता है, तो भी वो सम्यक रहता है क्या उसको, जीव को? देखो पहली बात तो मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान कभी जाता ही नहीं है, है वो तो बताया ना हमेशा। हाँ, याददाश्त वाला, यानी वो भूल जाता है कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, है ना। यहाँ कह रहे हैं कि उसमें दो कंडीशन बनती हैं। सम्यक दृष्टि है, यदि उसकी याददाश्त चली जाए तो भी सम्यक तो रह सकता है, ये उसके ऊपर है, पता है। यदि सम्यक तो रह भी सकता है और जा भी सकता है, ये कोई नियम नहीं है कि इसको ये ज्ञान, जैसे कोई कोमा में चला गया है ना, कोमा में, तो कह रहे कि हाँ, तो सम्यक तो यदि उसका रह भी सकता है और जा भी सकता है। जैसे सम्यक दृष्टि है, अब वो सो रहा है तो सम्यक तो रहता है कि चला जाता है? रहता है।
रहता है ना, वैसे ही व्यक्त नहीं, नहीं वो हो रहा, तो वो अलग इसकी बात वजह है। से वो तो इसकी वजह से क्योंकि चक्षु दर्शनावरण और अचक्षु दर्शनावरण देशघाती में आते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ जैसे वो, मैं तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान जो ऊपर है उसकी बात कर रहा था, क्योंकि अगर ज्ञान ही चला नहीं गया, मतलब पूरा कम ही हो गया और ज्यादा चली गई जैसे। देखो, ज्ञान जो हमारा ज्ञान है, ये ज्ञान किसको जानता है? मत ज्ञान शुद्ध ज्ञान किसको जान रहे हैं? बाहर की बातें जान रहे हैं ना, वो पर बाहर की बातें हम भूल गए। लेकिन सम्यक दर्शन में आत्मा को जानना है, तो आत्मा माने अंदर का जानना बना रह सकता है। अच्छा, समझ गए ना? शुद्ध ज्ञान से वो बाहर नहीं जान पा रहा, बाहर नहीं देख पा रहा कि क्या हो रहा है, लेकिन अंदर में आत्मा हूं, ये ज्ञान उससे रह सकता है, क्योंकि अंदर की तरफ ज्ञान तो अंदर ही है ना। तो ज्ञान अपने को जाने रह सकता है, बाहर के ज्ञान में उसको ये आवरण पड़ेंगे सब। क्योंकि आत्मा के ज्ञान के लिए मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान नहीं चाहिए। हाँ, यदि सोया, हाँ मतलब क्या है, सोते हुए भी सम्यक दृष्टि का सम्यक तो रह जाता है ना, तो लब्धि में रह सकता है, अंतरंग में रह सकता है, व्यक्त भले ना हो, क्योंकि अंदर की चीज को जानना है। और जो जो अपना ज्ञान जो बाहर को जानता है, तो हम समझते हैं अब अपने को कैसे जान पा रहा होगा। किसी व्यक्ति को घर के अंदर कैद कर दिया गया हो, तो घर में रखे हुए अपने बॉक्स को जान सकता है कि नहीं? अभी बाहर सब बंद है, जाना आना, ठीक है, हम बाहर का कुछ नहीं जान सकते, सब तरफ से खिड़की दरवाजे बंद कर दिए गए, तो हम अपने कमरे में अपने को बैठ के तो जान सकते हैं कि नहीं? समझ में आई बात? जी दीदी। अब समझ में आ गई बात? ये हम हाँ। ज्ञान का मतलब पर को जानना समझ लेते हैं, या खुद को जानना है ना? तो आत्मा अपने को जान सकता है, उसमें कोई कमी आ सकती नहीं है। लेकिन वो ज्ञान कैसे होता है? वो भगवान के ज्ञान गम्य है, लेकिन फिर भी सिद्धांत रूप में अपन कहेंगे तो उसे जान सकती है। तो ये बात चली। अब अपन इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये ही नहीं हो पा रहा है। तो मिथ्यात्व तो सम्यक मिथ्यात्व तो ये सर्वघाती प्रकृति है, और सम्यक प्रकृति है वो देशघाती। अब चारित्र मोहिनी की तरफ से आ जाओ, तो इसमें क्या कह रहे हैं? अनंतानुबंधी की 4, अप्रत्यक्षानावरणी की 4 और प्रत्यक्षानावरणी की 4, ये सर्वघाती प्रकृतियां हैं 12। और जो सज्वलन है और नौकसाय है वो देशघाती प्रकृति है। तो अनंतानुबंधी कषाय और अप्रत्यख्यान और प्रत्यख्यानावरणी जो कषाय है, ये सर्वघाती हैं। सर्वघाती का मतलब क्या है? कि अनंतानुबंधी सम्यक का घात करती है, अप्रत्यख्यानावरणी का है व्रतों का घात करती है, और प्रत्यख्यानावरणी मतलब ये देश व्रत का। यानी अनंतानुबंधी यदि है तो जीव सम्यक प्राप्त नहीं कर सकता, अप्रत्यख्यानावरणी कर्म का उदय है तो जीव देशव्रती नहीं हो सकता, और प्रत्यख्यानावरणी कर्म का उदय है तो जीव महाव्रती हो सकता नहीं है। इसलिए ये 4-4 ली। और संजलन अपने वहां पे देशघाती में इसलिए लिया है क्योंकि एक बार 10वें गुण स्थान पे पहुंच गया तो गुण स्थान कभी नीचे जा ही नहीं सकता, फिर ऊपर ही 10वें की बात नहीं कर रहे, सुनो, सज्वलन कषाय कहाँ रहती, कौन से गुण स्थान में रहती है? 10वें पे निकलती है ना, वे 9वें 10वें पे पे तो 10वें। खत्म होती है, रहती कब है? हाँ, कहाँ से शुरू होती है? 7वें से। 7वें में। 7, हाँ, 7वें 6वें, से। 7वें हाँ, से। 7वें से मानी गई है, तो 7वें से रहती है ये। तो क्या है, जैसे मुनिराज हैं, तो मुनिराज को सज्वलन कषाय का उदय रहता है, तो उनके महाव्रत का खंडन होता नहीं है, वे गुण स्थान से गिरते नहीं है। तो देशघाती किसको कहा है? जो गुण स्थान से नहीं गिरने देती। तो 7वें गुण स्थान में ही रहते हैं वो, गिरते नहीं है, क्योंकि वो सज्वलन कषाय अकेली रह जाती है, तो गुण स्थान को गिरने देती नहीं है। बढ़ जाए तो अलग बात है, लेकिन 7वें से भी नीचे आने नहीं देती है। बात समझ में आई? और 9 कषाय भी हल्की कषाय है, तो इनसे भी गुण स्थान गिरता नहीं, जो 9 कषाय है। और जो 5 अंतराय कर्म है, अंतराय कर्म के जो 5 भेद हैं, उनकी सारी प्रकृतियां देशघाती हैं, उनमें कभी भी सर्वघाती का उदय आता नहीं है। यानी दानंतराय, लाभांतराय, भोगंतराय, उपभोगंतराय और वीर्यंतराय, एक इनका हमेशा मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता कि इनका पूरा उदय आ जाए। इसकी सारी प्रकृतियों में उपशम होता रहता है। सबको दान मिल रहा है, लाभ मिल रहा है, जैसे पेड़ पौधे हैं उनको भी है ना, जीवन मिलता जा रहा है उनको, तो ये उनका क्षय उपशम है। ये अंतराय कर्म का उनका इतना ही क्षय उपशम है कि वे जीवित रह पा रहे हैं। दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, लता के एग्जाम्पल है नहीं? तो मतलब हाँ इसमें अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, एज ए जीव ये सर्वघाती प्रकृति के जितने भी हैं ये सब प्रॉब्लम है, इनको ही खत्म करना है। हाँ, ये हाँ, इनको खत्म करना, और इनको खत्म करने का कहने की भाषा है। वास्तव में अब देखो, इतना पढ़ लिया अपन ने, तो क्या लग रहा है सम्यक दर्शन कठिन है कि सरल है?
वर्ड तो कठिन है। इतने कठिन। हाँ, हम यही कह रहे हैं कि करणान योग की तरफ से आप सम्यक दर्शन करने चलोगे तो आपको कभी भी सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता, ये कह रहे हैं आपको। और द्रव्यान योग की तरफ से चलो तो मैं आत्मा हूँ, परिपूर्ण हूँ, एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, जो आत्मा है सोई मैं हूँ, आत्मा के अनंत गुण है वही मेरा है, इसके अलावा कुछ भी मेरा नहीं है। बस इतनी सी बात का नाम सम्यक दर्शन। इसलिए कह रहे हैं कि द्रव्यान योग को लेके चलो, कर्म अपने आप, कर्मों में ये सब अपने आप होगा, ये हमें करना नहीं है जो तुम जबरदस्ती का याद कर रहे हैं। ये काम तो कर्म करेंगे ना, हमें क्या करना है कि अपन को तो आत्मचिंतन करना है। यहाँ पे अभी आइए क्षयोत्सम लब्धि में क्या होता है, जीव केवल तत्व विचार करता है बस, और बाकी सब कर्मों में होने योग्य क्षयोत्सम होने योग्य अपने आप ही सब प्रकृतियों में क्षयोत्सम होता जाता है। तो वो इसलिए द्रव्यान योग का जो विषय है वो हमारा विषय है, ये कर्णान योग के विषय तो हमने ले लिया। तो अब आप क्षयोत्सम को समझ लो थोड़ा सा, बस इसी की डेफिनेशन समझ करके, और आप डिटेल ज्यादा पढ़ना नहीं, इसमें हम बता दे रहे हैं, नहीं तो आप और कंफ्यूज हो जाए। पर्याय ज्ञान, ये ज्ञान, ये हमारे ज्ञान के विषय नहीं है और हमें जानना भी नहीं। बस इतनी इसकी डेफिनेशन कि क्षयोत्सम किसे कहती है। आप क्षयोत्सम पे आ जाओ। क्षयोत्सम बात किसको कहते हैं? क्षयोत्सम में क्या कहा कि सर्वघाती स्पर्धकों का, फिर से अपन आ जाते 50 पेज पर। ये समझ में आ गया? देशघाती की तरफ से क्षयोत्समिक भाव हमें कुछ याद करने नहीं है, जो पढ़ाई वढ़ाई बिल्कुल छोड़ दो, आप तो अपनी प्रयोजनभूत चीजों को समझो। तो 50 पेज पे अपन फिर से आते हैं और फिर से बात इसकी डेफिनेशन देखते हैं। क्या? वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय। ठीक है। माने वर्तमान में, इस टाइम में हमारे क्या चल रहे हैं, जिस समय क्षयोत्सम है उस समय क्या है, वर्तमान काल में सर्वघाती जो स्पर्धक हैं वो अभी उदय में नहीं आ रहे हैं, उसको कहा है उदयभावी क्षय। और भविष्य काल में उन्हीं स्पर्धकों का सदवस्था रूप उपशम। सदवस्था रूप उपशम का मतलब क्या है? सदवस्था माने अवस्था में तो रह रहे हैं, है ना, लेकिन उपशम माने दबे हुए हैं। यहाँ की जो डेफिनेशन है ना उसको अर्थ बता रहे। सदवस्था माने अवस्था में तो हैं लेकिन दबे हुए रहती हैं। और वर्तमान कालीन देशघाती स्पर्धकों का उदय, और उस वर्तमान काल में हो क्या रहा है, देशघाती स्पर्धक हैं वो उदय में चल रहे हैं। कर्मों में इन 3 रूप अवस्थाओं को क्षयोत्सम कहते हैं। आज आप इसको ही पक्का करो। समझ में आया? अब इसमें कोई प्रश्न हो तो आप बताओ। तो इसमें ये बोले कि सर्वघाती जो प्रकृति है उसका उदय हमेशा रहे, उसको क्षय, और जो भविष्य में समय से पहले उदय में नहीं आए तो उसके लिए उसको सद अवस्था रूप उपशम बोला, और जो वर्तमान कालीन जो है उनका उदय में चलता रहता है। तो इन तीनों को देशघाती स्पर्ध, हाँ, देशघाती स्पर्धक हैं उनका उदय चलता रहता है। तो कर्म में जो 3 अवस्थाएं आ गई इकट्ठी उसे क्षयोत्सम कहते, लब्धि नहीं है, उसे क्षयोत्सम कहते हैं। क्षयोत्सम लब्धि अलग है। तो यानी दीदी ये क्षयोपशम, तो अगर ये इसी वाले लाइन में अगर ये लास्ट वाला स्टेटमेंट नहीं हो, जैसे वर्तमान कालीन की जो देशघाती स्पर्धकों का उदय नहीं हो, तो सीधा केवल ज्ञान हो गया क्या? नहीं, क्योंकि फिर तो नहीं, देखो पहले तो क्षय होंगे ना, ये तो उदय भावी क्षय है। उदय में नहीं आ रहे, सत्ता में तो है ना, और जो सत्ता में है वो उदय में आएंगे ही। क्षय का मतलब यहाँ पर वो क्षय, केवल ज्ञान में कौन सा क्षय होता है, सत्ता में से ही नष्ट हो गए, तो अब उदय में कहां से आएंगे जब अंदर है ही नहीं तो। और ये उदय भावी क्षय, सत्ता में तो है लेकिन अभी उनका उदय नहीं है, बस इसका नाम क्षय है। यहाँ पर उदय भावी क्षय का मतलब ये है कि है लेकिन उदय में नहीं आ रहे हैं। हाँ, बस इतना ही है। या उदय भावी मतलब भविष्य में जो उदय में आएंगे लेकिन अभी नहीं आ रहे। हाँ, अच्छा चलिए, अब यहाँ की तो पूरी हो गई इसकी। अब थोड़ी सी रत्नकर्ण सापकाचार में जो दिया है वो आप पढ़ेंगे तो उसमें सब चीजों का मिक्सर आ जाएगा। ये आप समझ गए पूरा? हाँ, अब देखो इन्होंने रत्नकर्ण सापकाचार की क्षयोत्सम लब्धि पे आ जाते हैं अब। ठीक है, ये आ गई क्षयोत्सम। 5 लब्धियों के नाम सबको याद होंगे। हाँ। इतना तो हमने जो दिया था वो तो हम, मुझे पता है कि इतना सब लोगों ने कर ही लिया है। ओके, अब ये कुछ हार्ड तो नहीं लगा, अप्रशस्त समझ में आ गई। और वो आघातीय की तो बात अभी चली नहीं रही है, मात्र घातीय कर्मों की बात चली थी, और उसमें से भी
सर्वघाती और देशघाती माने दारू भाग और लता भाग की बात चली, और उसमें कौन से सर्वघाती हैं और कौन से देशघाती हैं, और क्षयोपशम किसे कहते हैं वो पूरा समझ में आ गया? जी दीदी। ठीक है। अब बात चल रही है कि अब लब्धि में क्या होता है। ये देखो एक बात हमने बताया, ये क्षयोपशम कैसा है, क्षयोपशम हर समय चलता है। ये जो अवस्था अपनी चल रही है ना, जैसे अभी अपन को, हम सभी लोगों को क्षयोपशम है कि नहीं, ज्ञान का है है। तो अब ये क्षयोपशम, हाँ आपने क्षयोपशम चल रहा है अभी ज्ञान का बस, और सर्वघाती में अभी अवध ज्ञान आवरण आदि चल रहे हैं, वो अलग बात है। और जब अपन सो जाते हैं तो सर्वघाती प्रकृति का उदय आ जाता है। ये यहाँ पे आप समझना, इनसे आपने जो समझा होगा तो वो ये समझा होगा कि जब अपन सो जाते हैं तो अपने सर्वघाती प्रकृति का उदय आ जाता है, तो अपन को कुछ भी पता चलता ही नहीं है, सोता हुआ व्यक्ति एक इंद्रिय के समान हो जाता है। तो ये बात भी अभी से क्लियर हो गई। तो ठीक है, जब जग जाते हैं तो क्या होता है, देशघाती प्रकृति में चक्षु दर्शनावरणी आदि है ना, उनका उदय में देशघाती प्रकृतियों का उदय आ जाता है। सोते ही आपका चक्षु दर्शनावरणी का उदय आ गया, और आप जागते हो तो आपका चक्षु दर्शनावरणी कर्म जो है वो हट जाता है और आपको आंखों से दिखना लग जाता है। जी, अब लब्धि किसे कहते हैं, इस पे आ जाते हैं कि लब्धि में क्या अंतर है। क्षयोपशम हमने बताया कब रहता है, हमेशा रहता है। पहले से लेके 12वें गुण स्थान तक के जीवों में क्षयोपशम पाया जाता है। पहले गुण स्थान वालों को भी क्षयोपशम तो है ही कुछ ना कुछ, क्योंकि वो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान उनके प्रकट है ना, इसलिए। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अब यहाँ लब्धि, लब्धि का मतलब क्या है, जो तत्व ज्ञान कर सके ऐसी जो योग्यता है उसे लब्धि कहा है। क्षयोपशम तो सभी जीवों के है, लेकिन ऐसी लब्धियां किसको प्रकट होती हैं, सैनिक को। अब उसमें कंडीशन है। क्षयोपशम तो क्या बताया, पहले गुण स्थान वाले जो एक इंद्रिय दो इंद्रिय उन सबको भी क्षयोपशम है, लेकिन क्षयोपशम लब्धि के लिए क्या बताया, 5 इंद्रिय वाला मन सहित जीव भी होना चाहिए। अब इसमें बताया, देखो इसको पढ़ती हैं। जिस काल में ऐसा योग आ मिले जब 8 कर्मों में से ज्ञानावरण आदि कर्मों की समस्त अप्रशस्त प्रकृतियों की अनुभाग शक्ति प्रति समय अनंत गुणी घटती हुई आगे क्रम से उदय में आने लगे, उस काल में क्षयोपशम लब्धि हुई कही जाती है। देखो यदि हम वो सब नहीं करते जो अभी अपन ने पढ़ा है, तो इसको अपन नहीं समझ सकते थे, है ना। समझ में आ रही है ना, अप्रशस्त प्रकृतियां, तो अपन हो जाते भाई अप्रशस्त प्रकृतियां क्या है, इसलिए वो सब पढ़ाई पहले करनी पड़ी। तो देखो क्या कह रहे हैं कि जिस काल में ऐसा योग आ मिले जब 8 कर्मों में से ज्ञानावरण आदि, ज्ञानावरण आदि का मतलब क्या समझ में आया, कि जो घातीय कर्म है ना, उनकी समस्त अप्रशस्त प्रकृतियां की अनुभाग शक्ति प्रति समय अनंत गुणी। देखो क्या कह रहे हैं, अप्रशस्त प्रकृति माने क्या, घातीय कर्मों की 4 समस्त अप्रशस्त प्रकृतियां, और अघातीय कर्म नहीं, हाँ घातीय कर्मों की तो सभी अप्रशस्त हैं, तो वे सभी, और अघातीय कर्मों की भी जो अप्रशस्त प्रकृतियां हैं उनकी भी अनुभाग शक्ति प्रति समय अनंत गुणी घटती हुई उदय में आने लगे। बात समझ में आई कुछ। घातीय कर्मों की जो 4 हैं वे घटने लग जाएं, अप्रशस्त में तो चारों, तो वो घटने लग जाएं, प्लस अघातिया में भी जो 4 अप्रशस्त हैं वो भी घटने लगती हैं। तो अप्रशस्त आपने देखी थी, जो हलाहल बेस और ये सब थी ना, 4 रूप में अप्रशस्त प्रकृतियों को अपन ने 4 रूप में जो लिया था, हलाहल बेस कांजीर और निम। हाँ, तो ये भी घटने लग जाती है। ठीक है, तो घाती कर्मों की 4 घट रही हैं, और अघाती कर्मों की भी जो थी, इनमें जो थी अप्रशस्त हलाल वगैरह, तो इनमें भी घटना चालू हो जाता है, तब क्षयोपशम लब्धि हुई कही जाती है। क्योंकि तब ही जीव में, और आगे उत्कृष्ट अनुभाग के अनंतवें भाग के बराबर जो देशघाती स्पर्धक उनका उदय होते हुए भी, देखो क्या लिखा है इन्होंने, आप समझ में आई कि देशघाती स्पर्धक हैं वे उदय में रहते हैं, लेकिन और देखो इसमें क्या आया, उत्कृष्ट अनुभाग के अनंतवें भाग के बराबर जो देशघाती स्पर्धक, क्या मतलब है इसका, समझ में आया कि जैसे अपन ने पढ़ा था ना बहुभाग और एक भाग, तो उत्कृष्ट अनुभाग का मतलब बहुभाग, तो जो बहुभाग थे वे देशघाती स्पर्धक उनके जो रह गए, तो उनका उदय होते हुए उत्कृष्ट अनुभाग का जो शेष भाग है, वो छोटा वाला बहुभाग था ना, वो एक भाग, वो उत्कृष्ट अनुभाग का अनंत बहुभाग के बराबर जो सर्वघाती स्पर्धक उनके उदय का अभाव, उसे ही क्षय कहा है। वही कहा
कि जो सर्वघाती स्पर्धक है वो उदय में नहीं आ रहे हैं, उसका नाम क्षय है। और जो सर्वघाती स्पर्धक उदय हैं वो अवस्था को प्राप्त नहीं हुए, माने वो उनका उपसम हो गया है। और जो देशघाती है उनकी सत्ता विद्यमान है, उसे उपसम कहा। ऐसे संयोग की प्राप्ति जिस समय होती है उसे क्षय उपसम लब्धि जानना। माने जीव में तत्व विचार की योग्यता प्रकट होने लग जाती है, जीव तत्व विचार कर सकता है, ऐसी योग्यता उसके अंदर आ जाती है, तो उसे क्षय उपसम लब्धि कहते हैं। तब कर्मों में अप्रशस्त प्रकृतियां अपने आप ही घटने लगती हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब जीव तत्व विचार के लिए तैयार होता है तो अंतरंग में जो अप्रशस्त प्रकृतियां, चाहे घातीय कर्मों की हो चाहे अघातीय कर्मों की हैं, वे सभी घटती हुई आने लग जाती हैं। उसे क्षय उपसम लब्धि समझना। बात समझ में? इसकी डेफिनेशन पे आप ज्यादा मत जाओ, क्योंकि इसमें थोड़ा घुमा घुमा के है, थोड़ा सा है ना, बहुभाग, अनंत भाग, प्रमाण, जो सर्वघाती स्पर्धक है। देखो इसमें भी आया, क्या आया? अनंत बहुभाग के बराबर जो सर्वघाती स्पर्धक हैं उनके उदय का अभाव, उसे तो क्षय कहा है। और जो सर्वघाती स्पर्धक हैं उनका उदय अवस्था को प्राप्त तो नहीं हुए परंतु सत्ता विद्यमान है, उसे उपसम कहा। देखो उपसम पता है किसे कहते हैं? वैसे नॉर्मली उपसम किसे कहते हैं? उपसम कहते हैं जो उदय में नहीं आ रहे, दब गए हैं। हाँ, जो दबा और दिए। हैं सत्ता में, है सत्ता में तो लेकिन है। दब गए। हाँ, मतलब उनको जिनका क्षय नहीं हुआ, उदय में भी नहीं आए। हाँ हाँ, क्षय भी नहीं हुआ, उदय में भी नहीं आ रहा है उपसम। और ये क्षय यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कर्म कभी भी उदय में आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्षय शब्द इसलिए लिया कि जीव के ऐसे परिणाम जिनके कारण वो उदय में आएंगे नहीं, ऐसी उसने अवस्था कर दी, इसलिए यहाँ पे क्षय शब्द लिया है कि वो उदय में, मतलब उदय में तो चल ही रहे हैं सभी, लेकिन जीव जब परिणाम विशेष करता है, विशुद्धि प्राप्ति करता है, तो वे कर्म उदय में नहीं आते, तो उसे कहा है क्षय, उदयाभावी क्षय। और भविष्य में कहीं उदृढ़ होकर उदय में आ जाए तो वो भी नहीं होता, तो उसको कहा है उपसम, इसका नाम क्षयोपसम है। और जो देशघाती प्रकृति है उनका उदय चलता रहता है, उसे कहा है क्षयोपसम। और ऐसे में जीव की रुचि, मतलब तत्व विचार करने की योग्यता उसमें प्रकट हो जाती है, उसे क्षयोपसम लब्धि समझना। बात समझ में आ गई? अब आप अपने आप को देखो, चलो इसकी डेफिनेशन के हिसाब से मत देखो, जो तो पढ़ाई अपनी तरफ से करनी थी, है ना। अब एक विशुद्धि लब्धि थोड़ी सी ले लेंगे तो आपको वो चीज समझ में आ जाएगी। क्या? पहले जो क्षय उपसम लब्धि हुई है, विशुद्धि लब्धि की डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके प्रभाव से उत्पन्न होने वाले जीव को साता वेदनी आदि शुभ प्रकृतियों के बंध को कारण रूप धर्मानुराग रूप शुभ भावों की प्राप्ति होना, वो विशुद्धि लब्धि है। अब उधर से क्षय उपसम लब्धि हुई तो जीव में योग्यता हो गई तत्व विचार को समझने की। क्षय उपसम हो गया तो तत्व विचार की योग्यता यदि उसे नहीं है तो उसे लब्धि नहीं कहेंगे। जैसे कोई व्यक्ति है, वो डॉक्टर बन के लोगों का इलाज कर रहा है, कैसे पैसे कमाए और सही तरीके से, गलत तरीके से, सब तरफ से कमा रहा है, तो उसे क्षयोपसम तो है पर क्षयोपसम लब्धि नहीं है। पर जीव को अब जो जागृति हुई कि मैं तत्व विचार को जानूं, ऐसा आया उसको, वो आई विशुद्धि में। क्षयोपसम हो गया और विशुद्धि भी आई, दोनों वास्तव में एक साथ ही हैं। तो क्षयोपसम लब्धि के हिसाब से क्या हुआ? अब उसका मन काय में लगता है? धर्म के अनुराग रूप परिणामों में लगने लगता है, वो विशुद्धि लब्धि है। अब उसको इससे क्या, साता वेदनी की तरफ बढ़ेगा वो, क्योंकि जब उसे सम्यक प्राप्त करना है तो जीव ऑटोमेटिक ही शुभ कार्यों की तरफ बढ़ने लगता है, अंदर से ही ये भाव आने लगती है। देखो हम सभी को मंदिर जाने का परिणाम पहले कितना होता था और अब कितना होता है। देवशास्त्र गुरु पहले कितने अच्छे लगते थे, अब कितने अच्छे लग रहे हैं, तो ये अंतर आपको समझ में आ रहा होगा ना। पहले मंदिर जाते थे तो एक क्या भार रूप, अरे बाप रे कहाँ से आ गए, 10 लक्षण जाना पड़ेगा, तो वो उसमें उतना नहीं था। लेकिन जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ती जाती है तो क्या होता है, धर्म का अनुराग ऑटोमेटिक होता जाता है। क्योंकि ये ठीक ही है, जब अशुभ कर्मों का रस देना कम हो जाता है तब जीव के संक्लेश परिणाम भी घटकर थोड़े रह जाते हैं, उस अवस्था में विशुद्ध परिणामों की वृद्धि होना उचित ही है। इस प्रकार दूसरी विशुद्धि लब्धि है। अब ठीक है, ये तो अपने डेफिनेशन में समझा। अब कह रहे हैं कि क्या चीज है? क्षयोपसम लब्धि में तत्व विचार हो सके ऐसी योग्यता, उसे क्षयोपसम लब्धि कह रहे हैं। और तत्व विचार की रुचि होने लग गई, उसे विशुद्धि लब्धि कहते हैं। है ना? अब मन लगने लग रहा है कि नहीं? तो ये विशुद्धि तक अब आप देख लेना, 5 लब्धि की बात आएगी तो आप समझ लेना आप कहां तक पहुंचे हो। देखना था। हाँ, देखना था, आपने पहले से ही पता लगा लिया है। तो ये आई। अब देखो ये कह रहे हैं कि अब ये समझ में आई विशुद्धि। अब आप अपने को देखो,
देखो अपना आज एक एक 1.5 घंटा बैठ करके आप ये बात सुन रहे हो, आपको पता है अंदर में कितनी विशुद्धि चाहिए इसके लिए। कोई नॉर्मल व्यक्ति को आप बिठा के दिखाओ यहाँ पे इतने कठिन विषय में बैठ सकता है कोई? तो समझ रहे हो आप अंदर में कितनी विशुद्धि हुई होगी, कितनी जिज्ञासा। विशुद्धि का मतलब जिज्ञासा, जानने की जिज्ञासा जिसको खड़ी हो गई उसको विशुद्धि लब्धि उत्पन्न हो गई, ये समझ लो। क्योंकि ये सम्यक की पात्रता के लिए है ना, कि सम्यक की पात्रता के लिए लब्धि है। तो जीव को अपने स्वरूप जानने की जो जिज्ञासा हो जाती है, वास्तव में उसका नाम विशुद्धि है। और जैसे जैसे वो इसका पुरुषार्थ करेगा तो धर्म में अपने आप मन लगेगा, देवशास्त्र गुरु के प्रति बहुत बढ़ता चला जाएगा। इससे क्या होगा, यदि आप ये पंचलब्धि आप पढ़ोगे तो उसमें बहुत बताएंगे। जैसे जैसे इसकी रुचि बढ़ती जाती है वैसे वैसे जो आपके अप्रशस्त परिणाम जो 4 प्रकार के थे वे घटते जाएंगे, और प्रशस्त परिणाम जो 4 प्रकार के हैं वे बढ़ते जाएंगे। आघाती कर्मों में है, आघाती कर्मों में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है ये विशुद्धि से। इसको छोटा मोटा मत समझ लेना, इसमें इतनी विशुद्धि बढ़ती जाती है तो जो परिणाम आपके वो हलाहल वाले ये तो सब घटते चले जाते हैं। अब आप देखो, ये शास्त्र की भाषा को छोड़ दो, आप अपने को पढ़ो तो आपको क्या लगेगा, बुरा करने का भाव किसी को आता है आपको? इसका बुरा हो जाए ऐसे विचार तक भी नहीं आ रहे, आते हैं? नहीं आते ना। अब जैसे पहले बहुत गुस्सा आती थी तो पहले लगता था अब इनसे बात नहीं करेंगे, हमारा इनसे कोई वो नहीं, मतलब इस तरह की कठोरता पहले थी। लेकिन जैसे जैसे आपने ये महसूस किया होगा कि आप धर्म को सुनने लग गए, क्योंकि वैसे तो ये तो विशुद्धि की बात है, यहाँ बात आपने तो देखना भी में भी आ गए हम लोग तो क्या फर्क पड़ा है अंदर में? तो कर्मों में बहुत बड़े बड़े फर्क पड़े हैं आपको। ये आप प्रायोगिक लब्धि में जाओगे ये पंचलब्धि की तो आपको पता चलेगा बहुत बड़े बड़े फर्क पड़ गए हैं। विशुद्धि ऑटोमेटिक, क्रूर परिणाम होते ही नहीं है, किसी का बुरा करने का भाव आता ही नहीं है। सोचो ये कितना साता वेदनी आपका बढ़ रहा है। ये 4 प्रकार से जो प्रशस्त परिणाम थे वो चारों प्रकार से बढ़ रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि जो प्रशस्त हैं वे तो चारों तरफ से बढ़ रहे हैं, इनके चारों स्थान बढ़ रहे हैं, और जो अप्रशस्त हैं उनके 2 स्थान बहुत बुरी तरह घट रहे हैं, माने हलाहल और विष। ये 2 वाले परिणाम बंद होना चालू हो जाते हैं। हालांकि ये आगे की लब्धियों में बताएंगे कि हलाहल और विष वाले परिणाम घट जाते हैं, और यदि अप्रशस्त तो रहते हैं तो कौन से रहते हैं, वो नीचे के 2, कांजीर और निम्न। हाँ, ये 2 परिणाम रहते हैं। अप्रशस्त तो है, ऐसा नहीं कह सकते कि अभी अप्रशस्त नहीं है, लेकिन वो उससे घटते हुए उस टाइप से हो जाते। तो कितना बड़ा फायदा हो गया। सोचो जानने मात्र से, जिज्ञासा मात्र से कि अंतरंग में जीव को, क्योंकि ये 5 लब्धियां हैं ये जीव को प्रकट नहीं हुई हैं, जिसमें 4 लब्धि तक तो बता रहे, प्रायोगिक लब्धि तक तो अभी भी पहुंच जाते हैं, है ना। लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस बार हम क्या प्रतिज्ञा करेंगे कि हम कर्ण लब्धि तक अवश्य पहुंचेंगे, और जो कर्ण लब्धि में प्रवेश कर जाता है उसको नियम से सम्यक दर्शन होता है। तो आज आपको समझ में आ गई कि कठिन लगा? कठिन है बट और कठिन है, पढ़ेंगे कठिन और तो है समझ में थोड़ा, आएगा। अच्छा, इसमें कठिन क्या लगा है पहले ये तो बता दो। पहले ये बताओ क्षयोत्सम आपको अपनी प्रयोजन भूत चीज समझ में आती है कि नहीं? क्षयोत्सम जो समझ चीज कठिन लगती है, हाँ वो समझ में आ गया। मेन हमारा उद्देश्य जो इतनी सब बातें बताने का उद्देश्य केवल इतना ही था कि हम क्षयोत्सम को समझें। बाकी आपको ये सब समझने की जरूरत नहीं है। सर्वघाती और देशघाती जो है अभी कर्म अपने आप समझ रहे हैं कि कहाँ क्या करना है कि नहीं करना। अपन को कर्मों में कुछ करना ही नहीं है। अपन को क्या करना है? तत्व विचार, तत्व विचार करना है। बस आपका तो काम कितना सरल है। अब वही हमने कर्म का भार उठा लिया, इसीलिए हम लोग इतने उसमें पड़ गए संकट में है ना। कर्म जो है वो क्या क्या कर रहे हैं, जब हम मैथ उनको प्रॉब्लम का जान, सिर्फ आंसर खोजना है, कैसे सॉल्व किया वो नहीं देखने का है। हाँ है ना, बस कितना सरल है। आपको तो अपनी बात देखना है, मुझे तो तत्व विचार करना है। तो ये 5 लब्धियां अपने आप प्रकट हो रही है। क्षयोत्सम आपने अपने आप रुचि के अनुसार क्षयोत्सम हो गया है, विशुद्धि भी प्रकट हो गई है, और देशना भी अपने हिसाब से मिल ही रही है ना। तो देशना लब्धि भी हो गई है। वैसे तो कल बताएं, अब अगली बार जो लेंगे तो उसमें ये लेंगे। लेकिन आपको कठिन हमें अब तो हम देखो वहां की पढ़ाई की तरफ से समझो तो आपको थोड़ा सा कठिन लगेगा, इसलिए उन शब्दों पे आप मत जाना। और ये पंचलब्धि जो किताब है जो हमने बोली है, तो आप इसमें पढ़ना सम्यक तो पात्रता से पढ़ना चालू करना 56 पेज से, क्योंकि अब हमें सम्यक की पात्रता ढूंढनी है। कर्मों का काम कर्म जाने, हमने इतना जान लिया वही बहुत है, ठीक है ना।
ठीक है। तो अब हाँ, इसलिए अब आप इस थोड़ा हार्ड हो जाएगी, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं 56 पेज से लब्धि क्या चीज है और प्रथमोपसम सम्यक्त के समय क्या क्या होता है। यदि आप पढ़ो तो आप पढ़ोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। जो आप पढ़ चुके वो फिर से रिवीजन होगा। और कर्म वाली बातें अपन ने जितनी समझ ली उतनी काफी। ये तो हमने आपको साइड में पढ़ा दिया, वैसे इसकी उतनी भी कोई जरूरत नहीं थी। और बस ये है कि देशघाती प्रकृति जो है वो थोड़ी सी आपने देख ली है तो अच्छी बात है, क्योंकि अपन को पता चलेंगी तो अच्छा। तो अगली बार आप क्या बताएंगे? हाँ, ये वाला प्रथमोपसम सम्यक्त पात्रता है, ये आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बहुत ईजी है, क्योंकि ये हमें करना है। ठीक है। सम्यक्त की पात्रता है ना, ये अपना काम है तो अपन इसको पढ़ेंगे। ठीक है। ठीक है। अगली बार में आप लोग क्या करने वाले हो? कुछ ना कुछ काम तो देना पड़ेगा। ये पढ़ेंगे, इसमें से पूछना। हाँ, ये पढ़ेंगे प्लस देशघाती और सर्वघाती प्रकृतियां कौन सी हैं, ये तो ये भी कोई खास हार्ड नहीं है। बिल्कुल ठीक है। कर्मों की कौन ठीक है कौन ना? सी प्रकृति सर्वघाती और कौन कौन सी देशघाती देशघाती है। है। हाँ, ये बहुत इजी भी रहेगा, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। लेकिन क्या है कि इससे आपको पूरा याद हो जाएगा, तो हर चीज आपको समझने के लिए बहुत इजी रहेगा। हाँ। ठीक है। और ये सम्यक्त पात्रता जो है ये आप पढ़ लेना, तो इसमें से हम थोड़ा ही बहुत पूछेंगे, आप लोग ज्यादा टेंशन में मत चल जाना। ठीक है। तो थोड़ा सा कुछ है ना, कि ऐसा मत पढ़ना कि समझ में नहीं आए तो फिर आगे ही ना पढ़ सको, ऐसा मत पढ़ लेना। बेसिकली समझ के पढ़ना है, रटने का नहीं है। हाँ, रटने का नहीं है। और नहीं समझ में आए तो आप आगे बढ़ जाना, छोड़ मत देना, हमारा मतलब ये है। ठीक है निशांत जी, आपको यदि कुछ समझ में नहीं आए, हार्ड लगे, तो उस टॉपिक को छोड़ के आप आगे चलना, देखो आगे शायद समझ में आए, जी ऐसा जी भी हो सकता है। हाँ ठीक है। जी। तो अब देखिए, आप लोग तो इंजीनियर लोग हैं, इतने दिमाग वाले, कहाँ दिमाग लगाया है आपने इतना इतना। तो कितना बढ़िया है कि आपका वो दिमाग जो है अब इसमें लग रहा है, तो पुण्य बंद हो रहा है कि नहीं? ये रात दिन इसी की चिंता हो जाए, चर्चा हो जाए, कितना बढ़िया पुण्य बंद होता है इससे। वो सब क्योंकि पढ़ाई की जिसकी जरूरत नहीं थी, अभी वो पढ़ाई कर रहे हैं जिसकी जरूरत है। हाँ बिल्कुल सही बात है, इसको आप जितनी बार सोचो अपने उतना को पुण्य जानने बंद। वाली पढ़ाई है ये, कहीं बाहर हाँ, वो है सही बात। जो पढ़ाई करी थी वो सब बाहर वाली थी, और पुण्योदय से सक्सेस हुए थे उसमें भी। है ना। और ये पढ़ाई है जो अपने हमेशा काम में आने वाली है। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे अभी अपन। सहजानंदी अविनाशी में आत्मस्वरूप पर मैं नहीं मरती, अमर अविनाशी हूँ। ये परमपकार है, इसके जवानी माँ को वंदना शतवार है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र। तो जय ये विषय भी, हाँ चलिए, अच्छा है कि ये टॉपिक भी अच्छा है कि